जी डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो यूनिट नंबर 6 जो है बॉन्डिंग वाला ये स्टार्ट बेटा किया हुआ था। तो इसमें हमने वेस्पर थ्योरी जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी और उसमें मैंने बताया था कि वेस्पर थ्योरी जो है दैट एक्सप्लेन वेरी वेल द शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Shapes and geometries of the molecules in terms of total number of electron pairs। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे अगर होंगे तो ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होती है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे टोटल तो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। ये ऑप्शन बनती है। तो वेस्पर थ्योरी जो है दैट एक्सप्लेन वेरी वेल द शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। लेकिन वेस्पर थ्योरी का एक ड्रॉबैक है, ये कहीं भी हमें ये नहीं बताती जी। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, तो वेस्पर थ्योरी के मैंने आपको ड्रॉबैक्स नहीं बताए थे कि वेस्पर थ्योरी बेसिकली जो है इट डिस्क्राइब द शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब आपको अगर किसी शय के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल जाए तो आप उसकी शेप और ज्योमेट्री जो है वो बता सकते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उनका लीनियर अरेंजमेंट होता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो ट्रायंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट होता है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो उसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। फिर उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है उसके अगर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, कोई लॉन पेयर बच जाते हैं, तो फिर उसकी ज्योमेट्री जो है वो इरेगुलर हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज की भी मैंने आपको टाइप्स जो है वो बेटा पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में। अब ये है कि थोड़ा सा वीपीटी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जहाँ रुकी है, वेस्पर थ्योरी ने ये कहा कि शेप्स और ज्योमेट्रीज का हमें कोई नॉलेज नहीं दिया। शेप्स एंड ज्योमेट्रीज तो सॉरी उसने बताया, लेकिन इट डज नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब व्हेन एवर 2 एटम अप्रोच ईच अदर, जब 2 एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, हाउ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन देम, इसकी कोई डिटेल हमें नहीं मिलती। तो वीपीटी ये कहती है कि व्हेन 2 एटम अप्रोच ईच अदर देन the half-filled orbital present in the valence shell of these orbitals overlap with each other to form covalent bond। मतलब covalent bond कैसे बनता है? covalent bond is formed by overlapping, यानी यहाँ VBT हमें overlapping का आइडिया देती है। covalent bond is formed by overlapping of half-filled orbitals। ये भी वेस्पर यानी VBT ये कहती है कि हमेशा जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वही ओवरलैप कर सकते हैं, जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती। अभी ओवरलैपिंग जो है ये 2 किस्म की है, लीनियर ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग को हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और पैरेलल ओवरलैपिंग को साइड टू साइड ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इनकी आगे फर्दर टाइप्स भी हैं। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो है इसकी टाइप है जी एसएस ओवरलैपिंग भी हो सकती है, एसपी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, और
पी ओवरलैपिंग भी हो सकती है। अब एस एस में ज़ाहिर बात है कोई से दो एस ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, और एस पी में क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, इनकी आपस में ओवरलैपिंग होती है। और पी पी ओवरलैपिंग में क्या होता है, ये एक पी ऑर्बिटल फिर ये दूसरा पी ऑर्बिटल। तो जबकि जो पैरेलल ओवरलैपिंग है ये कोई से दो पी ऑर्बिटल में ही हो सकती है। फर्ज के ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा है, तो इनकी ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से ओवरलैप करती है। पैरेलल ओवरलैपिंग जब भी होगी तो इससे ना बेटा पाई बॉन्ड जो है वो बनता है। पाई का ये आपको पता सिंबल होता है। और लीनियर ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा का ये सिंबल होता है। तो ये बस मोटा मोटा जो है वो आपको ओवरलैपिंग का पता होना चाहिए। और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं याद रखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो भले sp3 है या sp2 है या sp है, इनकी भी तमाम ओवरलैपिंग्स क्या होती हैं, ये लीनियर ओवरलैपिंग होती है। याद रखें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कभी भी पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं होती, दे ऑलवेज अंडरगो लीनियर ओवरलैपिंग, और उनके नतीजे में जाहिर बात है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब ये sp3 है ना, ये sp3 भले आपस में ओवरलैप करे, यानी sp3 ओवरलैपिंग है, या ये sp3 s ऑर्बिटल से ओवरलैप करे या sp3 p ऑर्बिटल से, तो ये सारी लीनियर ओवरलैपिंग है। सेम अगर मैं sp2 की बात करूं तो sp2 भले आपस में ओवरलैप करे, या sp2 जो है ये s से ओवरलैप करे, sp2 भले p से ओवरलैप करे, तो ये सारी लीनियर ओवरलैपिंग्स हैं। सेम फिर ये sp आपस में sp के साथ ओवरलैप करे, यानी sp के साथ कर ले बने, या ये sp जो है आगे s ऑर्बिटल से करे, या ये sp आगे p ऑर्बिटल से। तो ऑल ऑफ दीज ओवरलैपिंग्स आर लीनियर ओवरलैपिंग। ये सारी की सारी बेटा क्या है, ये लीनियर ओवरलैपिंग है, और इनके नतीजे में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। बाकी इसमें एक और मेन बात जो है वो भी आपने जहन में रखनी है, जो लीनियर ओवरलैपिंग होती है ना कोई से दो ऑर्बिटल्स की, लेट्स से ये कार्बन है, ये लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है। इसमें जो बॉन्ड बनेगा बेसिकली ये फर्ज किया दो कार्बन के न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई को मिलाने वाली ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। तो इसमें ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है ना जी, ये सारा बॉन्ड एक्सिस के ऊपर ही बनता है। इन केस ऑफ लीनियर ओवरलैपिंग 100% इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द बॉन्ड एक्सिस, ये बॉन्ड एक्सिस के ऊपर ही पाई जाती है। जबकि अगर पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करें, फर्ज किया ये इन्हीं के पास फर्ज किया ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल थे, तो इनकी ऊपर वाली साइड देखें, ऊपर वाली साइड से ओवरलैप कर रही हैं, और नीचे वाली साइड से ओवरलैप कर रही हैं। तो इसमें इसको मज़ीद अगर हम देखें, ये तो था सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ना जी, ये जो ऊपर वाले ओवरलैप कर रहे हैं तो ये ऊपर क्लाउड बन गया, नीचे वाले करेंगे तो ये नीचे एक क्लाउड बन गया। तो ये दोनों मिलकर एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो कहने का मकसद ये होता है कि जो सिग्मा यानी लीनियर ओवरलैपिंग होती है ना अलोंग दी एक्सिस,
उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है वो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर बनता है। तो सो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड 100% इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द बॉन्ड एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड के केस में 100% इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर ही होती है, जबकि पाई बॉन्ड के केस में 50% इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर होती है और दूसरा 50% जो है वो बॉन्ड एक्सिस के नीचे होता है। इस तरह से बनेगा ये। तो मतलब ये वीबीटी के मेन पॉइंट्स थे, कुछ थोड़े से वो मैंने बताए। इसके अलावा ये होता है कि वीबीटी ये कहती है कि द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। Extent of overlapping of half-filled orbitals, यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, यानी गुड ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड पुअर ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ वीकर बॉन्ड। तो ये वीबीटी की कुछ मेन बातें थी, ये भी आपके जहन में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो अगला हमारा टॉपिक है ना बेटा, वो है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। एक तो है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा होता है जी डाइपोल मोमेंट। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यही है कि अगर तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो ये बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर होता है, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 0 नहीं है तो बॉन्ड पोलर होता है। और ये जो बॉन्ड पोलैरिटी है जो बॉन्ड पोलैरिटी है ना जी, दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस टू बॉन्डेड एटम का ज़्यादा होगा उतनी ही उस बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो पहला पैरामीटर वैसे यूएचएस में है ही यही, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड पोलैरिटी ये भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगी, डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होती है तो बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो भी ज़्यादा है। अगर डाइपोल मूवमेंट 0 होगा तो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होता है, यानी वो तमाम मॉलिक्यूल जिनकी नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो रेगुलर ज्योमेट्रीज पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी में, मतलब जो भी मॉलिक्यूल जो हैं वो रेगुलर ज्योमेट्री रखते हैं, हमारे मुताबिक वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं। ऐसे मॉलिक्यूल की जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो 0 होती है तो वो नॉन पोलर कंसीडर होते हैं ज़्यादातर। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जिनकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज थी, मतलब जो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल थे, उनकी नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होती और ऐसे मॉलिक्यूल पोलर होते हैं। इसमें एग्जांपल्स मेरे ख्याल में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले। रेगुलर ज्योमेट्रीज में आपको पता है ये AB2, AB3, AB4 ये हमने टाइप्स पढ़ी थी।
तो इनकी मोस्टली जो है डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज में मैंने आपको AB2E, AB3E और AB2E2 वेस्पर थ्योरी आप ज़रा रिकॉल कीजिएगा, उसमें मैंने ये रेगुलर ज्योमेट्री और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज जो हैं इनकी आपको एग्जांपल्स जो हैं बेटा लिखवाई हुई हैं। तो ये बॉन्ड पोलैरिटी के हवाले से आपने ये बात करनी है कि बॉन्ड पोलैरिटी को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास दो ही पैरामीटर्स हैं, एक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और दूसरा डायपोल मोमेंट है। तो वो तमाम मॉलिक्यूल जिनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो होता है वो तो हो गया नॉन पोलर, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन ज़ीरो है अगर तो वो पोलर होगा, और वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। दूसरे में आ जाए ये डायपोल मोमेंट, इसका भी डायपोल मोमेंट का भी बॉन्ड पोलैरिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे डायपोल मोमेंट बढ़ेगी बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी, यानी बॉन्ड हाईली पोलर होता जाएगा। देखा ये गया है कि जितने भी रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल हैं उनको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल समझा जाता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की जो नेट डायपोल मोमेंट है वो मोस्टली ज़ीरो होती है, इसलिए उनको हम नॉन पोलर कंसीडर करते हैं। और वो तमाम मॉलिक्यूल जो डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर ज्योमेट्रीज रखते हैं, मतलब अनसिमेट्रिकल होते हैं, तो उनकी नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो सकती, कभी कैंसलेशन नहीं होती, उसमें नेट ज़ीरो नहीं होता, इसलिए उनकी बॉन्ड पोलैरिटी कुछ ना कुछ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है जी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को शॉर्ट फॉर्म में BL से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फ़र्ज़ क्या, ये आपके पास दो एटम हैं, ये पहले का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का है। The distance between the centers of the two bonded atom, ये टू बॉन्डेड एटम है A और B, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ के जो यूनिट्स हैं हमारे पास, ये एक तो एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 मीटर, दूसरा ये पिकोमीटर है 12 मीटर होता है। तो ये दो बॉन्ड लेंथ के जो है वो यूनिट्स हैं। डेफिनेशन यही है कि ये टू बॉन्डेड एटम है A और B, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अच्छा, इसकी जो मेजरिंग टेक्निक्स हैं, बॉन्ड लेंथ को मेजरिंग जो इसकी टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेटा, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एक टेक्निक का नाम है, और तीसरी जो है वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये बेटा तीन ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप बॉन्ड लेंथ को जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब आगे हैं फैक्टर कौन कौन से हैं जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं। उसमें पहला है एटॉमिक साइज़, इसका बॉन्ड लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा है जी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका बॉन्ड लेंथ से इनवर्स रिलेशन है। तीसरा है जी परसेंटेज S कैरेक्टर, इसके साथ भी बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। और चौथा है जी बॉन्ड ऑर्डर, इसके साथ भी बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशन है। अब इसमें ये है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर है जी द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अब ये देखें, दो एटम है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है अगर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 तो बॉन्ड ऑर्डर ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ आप मुलाहिजा कीजिए, इसकी 154 पिकोमीटर होती है, इसकी 134 पिकोमीटर और इसकी 120 पिकोमीटर। तो आप देखें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। परसेंटेज S कैरेक्टर आप ये देखते हैं ना, जिस तरह ये sp3 है, sp2 है और sp है, इनके अंदर आप परसेंटेज S और परसेंटेज P दोनों करेक्टर मेजर कर सकते हैं। आप sp3 में 25% S करेक्टर होता है,
यहाँ 33% होता है और यहाँ 50% होता है, और इधर जो है 75%, 66% और 50%। तो ये जनाब जो है sp3, sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो इनके अंदर s कैरेक्टर, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ये sp3, sp2, sp जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमेशा एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स का ज़ाहिर बात है कम्बिनेशन, इनमें s और p दोनों कैरेक्टर मौजूद होते हैं, इनकी परसेंटेज। तो आप ये देख सकते हैं sp में परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो मीन sp ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ सबसे शॉर्ट होगी, यानी sp ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बॉन्ड है उसकी लेंथ सबसे शॉर्ट होती है, ये इसमें आता है। बाकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। तो यहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन फ्लोरीन का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। फिर आता है जी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी भी आप इसे कह सकते हैं। यह अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए, आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, लेट से आपके पास एक क्लोरोफॉर्म है। अब इसके अंदर कितने बॉन्ड हैं आपके पास? इसमें 3 जो हैं वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होते हैं, प्लस एक जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इनकी एनर्जी और प्लस इनकी एनर्जी जो है, इन दोनों का जो सम होता है उससे हम जो है वो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। ये आपको दे दी जाएंगी, यानी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी दे दिया जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन भी सेम। अगर फ़र्ज़ किया मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हाँ जी, अब हाइड्रोजन है तो इसमें आप ये देखेंगे इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक तो नाइट्रोजन बॉन्ड होता है और 4 इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इनकी एनर्जी का जो सम होता है उसको हम कहेंगे जी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इसके आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी दिए जा सकते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इन दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी आपको दे दें, कहें जी टोटल मॉलिक्यूल की बॉन्ड इंथैल्पी बताएं कितनी है, तो वो इनको आप ऐड करके आप इसकी बॉन्ड इंथैल्पी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है ना बेटा, वो है इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। चैप्टर 6 जो है ना फर्स्ट ईयर में, उसका ये लास्ट जो है वो टॉपिक है। तो इसमें उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज ली हैं जी। प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? वो है, पहली तो ये सॉल्युबिलिटी है, दूसरी आइसोमेरिज्म है, और तीसरी है रिएक्शन रेट्स। बॉन्डिंग का इन तीनों प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होता है? बॉन्डिंग से मुराद आप बुनियादी तौर पर तो 2 ही बॉन्ड है, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब सॉल्युबिलिटी में आपने पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। और सेम
ये जो आयनिक नेचर के कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। और जो कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट में भी फिर आगे दो कैटेगरीज हैं, पोलर है या नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में चला जाएगा, और पोलर जो होगा वो भी पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट्स में आपके पास ये पानी है, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल है, एसीटोन वगैरह, ये बाकी HCl और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ये भी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। जहाँ तक आइसोमेरिज्म की बात है, तो आइसोमेरिज्म में ये है कि आयनिक कंपाउंड ये फिनोमेना शो नहीं करते। आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, और जो कोवलेंट होंगे वो शो करेंगे। उसकी वजह, आयनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, और वो नॉन डायरेक्शनल होता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड है और वो डायरेक्शनल होता है। तो डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग चेंज करने से कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इस तरह मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो आइसोमर बन जाता है। तो आइसोमर्स होते क्या हैं, यू नो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स। तो सो आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, जबकि कोवलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और रीज़न बताइए कि कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल है, और आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। रिएक्शन रेट्स में अगर हम बात करें तो आपको पता है जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनके रिएक्शन स्लो होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड हैं उनके रिएक्शन बड़े फास्ट होते हैं। आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट हैं और कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में होता है न्यूट्रल एटम। और वैसे भी आपको पता है कोई भी रिएक्शन कैसे होता है, जब ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो कोवलेंट कंपाउंड में पहले नए बॉन्ड, मतलब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और फिर नए बॉन्ड बनते हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। जहाँ तक आयनिक कंपाउंड्स की बात है, तो आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली जो होते हैं बेटा, ये सॉल्यूशन स्टेट में ही होते हैं। मतलब इनके जो रिएक्शंस हैं, हम एक्वस सॉल्यूशंस इनके जो है वो कंबाइन करवा के इनके रिएक्शंस जो हम करवाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड में पुराने बॉन्ड तो टूट जाते हैं, क्योंकि जब आप उनको पानी में उठा के डालते हैं, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो जो सैल्यूट के पार्टिकल में जो पुराना बॉन्ड होता है वो तो पहले से टूट जाता है, जस्ट न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा लगता है। तो एक टॉपिक इसमें अभी मज़ीद भी रह गया है, और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली है क्या, देखिए जी, ये आपके पास कुछ मैंने मॉलिक्यूल लिखाए हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैं। इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को पता है हम क्या कहते हैं, एस्टिक हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज एस्टिक हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। और ये एस्टिक हाइड्रोजन उस वक्त इसे कहेंगे जब इसके ऊपर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और पता ही है अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कब आता है, जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये जो तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो। यानी यहाँ जो ए लिखा हुआ है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ए की जगह ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकते हैं। अब होता ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास लाजमी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर से एस्टिक हाइड्रोजन के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना जी, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका वही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर से
नेबरिंग जो पोलर मालिक्यूल है, यानी ये पोलर मालिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, डाईपोल। ये भी एक डाईपोल है, ये भी एक डाईपोल है। तो पोलर मालिक्यूल्स को डाईपोल कहा जाता है क्योंकि इनमें दो डाईपोल्स पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ electrostatic force of attraction developed between the lone pair of electron present on the most electronegative atom of one dipole and astatic hydrogen यानी partial positively charged hydrogen of neighboring dipole। यानी दो डाइपोल है ना आपके करीब, तो एक का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और दूसरे का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसके ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये कोवलेंट बॉन्ड से 20 टाइम वीक होता है, 20 टाइम्स ये वीक है किससे, कोवलेंट बॉन्ड से। बाकी ये है कि कुछ मैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो बना के दिखा रहा हूँ। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है जी, अब आप ये देखिए ये एस्टिक हाइड्रोजन है। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने नेबरहुड में चार दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो इसने चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं। देखें एक ये हो गया, दूसरा ये है, ये तीसरा ये चौथा, ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड। वन वाटर मॉलिक्यूल अपने नेबरहुड में चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ज़ाहिर बात है ऑक्सीजन के पास आपको पता है दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लॉन पेयर इधर एक इस वाटर से ज़ाहिर बात है जोड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये लॉन पेयर जो है इधर एक वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। बाकी वाटर में ये जो दो एस्टिक हाइड्रोजन थे, इस ऑक्सीजन के पास भी तो आपको पता है लॉन पेयर है, ये ऑक्सीजन है और इसका ये लॉन पेयर, तो ऑक्सीजन का लॉन पेयर और ये इधर एस्टिक हाइड्रोजन। तो वैसे पॉसिबिलिटी तो यही है कि एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना सकता है, लेकिन एक्चुअल में वन वाटर मॉलिक्यूल इस तरह चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता। हाँ, आइस के स्ट्रक्चर में पॉसिबल है जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स हो जाते हैं, इस तरह तो ये वाटर का मॉलिक्यूल फिक्स हो जाए तो फिर तो ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन लिक्विड स्टेट में प्रॉब्लम ये है कि वाटर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हाई होती है, वो फ्लो कर रहे होते हैं, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक और रीफॉर्म होते रहते हैं। ऑन एवरेज वन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाता है, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो। लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। अब ज़रा अमोनिया में देख लीजिए, ये देखेंगे एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसमें आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है। एक और मैं अमोनिया मॉलिक्यूल इसके करीब लेके आ रहा हूँ, उसमें भी नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन टू अमोनिया मॉलिक्यूल। क्यों? नाइट्रोजन पे लॉन पेयर एक है, हालांकि एस्टिक हाइड्रोजन तो अमोनिया में तीन है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ने बनना है लॉन पेयर और एस्टिक हाइड्रोजन के दरमियान, तो सो ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन टू अमोनिया मॉलिक्यूल। अब ज़रा HF को भी देख लें, तो HF मॉलिक्यूल जो हैं इनमें ये देखें हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बनाए हैं, तो आपको पता है हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिगजैग पता क्यों हुई है? फ्लोरीन का ताल्लुक ग्रुप 7A से है, इसके पास तो तीन लॉन पेयर होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसके पास
एस्टिक हाइड्रोजन अब एक है। जिस तरह अमोनिया में एस्टिक हाइड्रोजन तो थे लेकिन लॉन पेयर एक था, यहाँ लॉन पेयर तो हर फ्लोरीन पे कितने होते हैं? 3 होते हैं। हर फ्लोरीन पे 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो उस बेस पे ये देखें, इनमें जो एंगल है वो 120 डिग्री का बन रहा है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और ये जिगजैग, तो फ्लो HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिगजैग होती है। तो वो जिगजैग होने की बुनियादी वजह ये जो लॉन पेयर्स है ना, लॉन पेयर्स की रिपल्शन है। फ्लोरीन के पास लॉन पेयर जो 2 बच जाते हैं, एक लॉन पेयर तो चलो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है, बाकी 2 लॉन पेयर जो हैं उनकी रिपल्शंस की वजह से मॉलिक्यूल जिगजैग हो जाते हैं। बाकी इसमें ये जो अल्कोहल्स हैं, इनमें भी आपको पता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो सकती है। ये देखिए, ये एस्टिक हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है। तो ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। अब इनमें भी ये जो R है इसका साइज आप बड़ा करेंगे अगर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। यानी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड विद साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाएंगे अल्कोहल्स के अंदर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, ये देखें, ये एसीटोन है और इधर हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है। तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन थी हमारे पास, इसका लॉन पेयर और इधर से एस्टिक हाइड्रोजन, तो ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। तो एसीटोन और ये है क्लोरोफॉर्म, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, तो ये हमने पढ़नी थी। तो ये चैप्टर 6 के बेटा इतने ही टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा थे, तो वो मैंने पढ़ा दिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।